भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन सरोज जी पांडे और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जी जेटली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय प्रभारी भाभी जी। अब आप भी सोचती होंगी कि मैं किसको भाभी जी कह रहा हूं। एक ही महिला ऐसी हमारी संगठन की हैं जिन्हें मैं भाभी कहकर संबोधित करता हूं, ऐसी हैं वह आपकी प्रभारी श्रीमती मृदुला सिन्हा जी। और सारे मोर्चे और प्रकोष्ठों का काम देख रहे श्री महेंद्र जी पांडे और इस सभागार में उपस्थित मेरी सभी वीरांगना बहनों। सचमुच जिस समय हम सबके सिर पर साफा पहनाया जा रहा था, मैं यही सोच रहा था, यह साफा तो होना चाहिए मंच पर बैठे हुए हम लोगों के सिर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैदान में बैठी हुई हमारी वीरांगना बहनों के ही सिर पर होना चाहिए। क्योंकि मिशन 2014 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान में जिन्हें काम करना है, आप सब वीरांगना बहनों को ही काम करना है। और आज जो मैं उमंग और उत्साह इस तालकटोरा स्टेडियम में हिंदुस्तान के कोने कोने से आई बहनों के अंदर मैं देख रहा हूं, और कुछ दिनों पहले एक युवा मोर्चे का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए नौजवानों के जो उमंग और उत्साह को मैंने देखा था, सचमुच अब मेरा विश्वास यह पक्का हो गया है। और यह विश्वास इसलिए पक्का हो गया है कि जब जब किसी हुकूमत के खिलाफ नौजवान उठ खड़ा होता है, जब किसी हुकूमत के खिलाफ उस देश की वीरांगना बहनें उठ खड़ी होती हैं, तो उस हुकूमत को बने रहने में हटने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से। मेरा विश्वास है कि इस समय भी इस देश में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जो विगत 9 वर्षों से काम कर रही है, अब इस सरकार को भी जाने से अब दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। आज आप सबके उमंग और उत्साह को देखने के बाद मेरा यह विश्वास पक्का हुआ है। बहनों, जिस राजनीतिक पार्टी की आप कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी, यह कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, समाप्त हो गईं। आज उनका नाम लेने वाला कोई शेष नहीं बचा है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक कद न तो कांग्रेस के समकक्ष कर पाई और न तो अपना राजनीतिक कद कांग्रेस से बड़ा कर पाई। लेकिन हम अब आप यह दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता हासिल की है, तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह सफलता हासिल की है। हिंदुस्तान में जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, और प्रमुख रूप से यही 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, इनका अपने राजनीतिक जीवन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कुछ का 4 बार, 6 बार सीधा विभाजन हुआ है, जिसे वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। लेकिन हम सभी अपना सीना ठोक कर यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जब से इस स्वतंत्र भारत में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, तब से हमारी राजनीतिक पार्टी का 1 बार भी विभाजन नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न पार्टी है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से भिन्न पार्टी है कि जब से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ के रूप में प्रारंभ की, जिस विचारधारा को लेकर,
जिस सिद्धांत को लेकर, जिस दर्शन को लेकर हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, तब से हम लोग ने अपनी विचारधारा, अपने दर्शन को कभी छोड़ा नहीं है, बल्कि उसी विचारधारा, उसी दर्शन पर आज तक हम अडिग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न राजनीतिक पार्टी है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी हमारी माताओं और बहनों की आधी आबादी है। किसी राजनीतिक पार्टी ने भारत की राजनीति में इस बात की चिंता नहीं की कि राजनीतिक सशक्तिकरण हमारी माताओं और बहनों का भी होना चाहिए। पहली बार इस आजाद भारत में भी किसी राजनीतिक पार्टी ने माताओं और बहनों के राजनीतिक सशक्तिकरण की चिंता की है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है। इसीलिए हमारी यह भाजपा अन्य राजनीतिक पार्टियों से एक भिन्न राजनीतिक पार्टी है। आप सभी जानती हैं, संगठन में 33% का आरक्षण यदि किसी राजनीतिक पार्टी में है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी में है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का 2006 में अध्यक्ष बना और जब हम संसद में खड़े होकर यह मांग करते थे कि संसद में और विधायिकाओं में हमारी बहनों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तो मुझे यह बात बराबर खटकती थी कि हम संसद में और विधायिका में प्रतिनिधित्व देने की मांग तो करते हैं, लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को हम चला रहे हैं उस राजनीतिक पार्टी के संगठन में जो बहनों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वह प्रतिनिधित्व हम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैंने उस समय फैसला किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 33% का प्रतिनिधित्व संगठन में भी बहनों को देंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी बहनों को इस अनुपात में बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। हिंदुस्तान की किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में ऐसा प्रतिनिधित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहनों भाइयों, आज आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा देश चौराहे पर खड़ा है, चहुदिश अंधेरा है। यदि इस देश को कोई बचा सकता है बहनों, तो आप जैसी वीरांगनाएं बहनें ही इस देश को बचा सकती हैं। इसीलिए आज अपील करने आया हूं। आज आपको हमने संकल्प भी दिलाया है कि 2014 के मिशन को हमको पूरा करना है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार हमको हिंदुस्तान में बनानी है, ताकि हम भारत को वैभव के शिखर पर पहुंचा सकें, भारत माता को एक महान भारत माता बना सकें। ऐसा भारत जो कि केवल धनवान ही न हो बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके, एक ऐसे महान भारत का हम निर्माण कर सकें। यह संकल्प आज मैंने सभी बहनों को दिलाया है। आज मैं कोई लंबा भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। कांग्रेस भारत की राजनीति में जिस तरीके की जादूगरी करने पर उतारू है उसे आप सब देख रही हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले गरीबी की नई नई परिभाषाएं कांग्रेस ने गढ़ना प्रारंभ कर दिया है। एक सज्जन ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यदि एक व्यक्ति को अपना पेट भरना है तो मुंबई चला जाए, 12 रुपए में एक थाली भोजन मिल जाएगा और उसमें एक व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। दूसरे कांग्रेस के नेता ने सोचा हम क्यों पीछे रहें, उसने कहा कि नहीं, 5 रुपए में ही थाली मिलती है जिसे एक व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। तीसरे नेता ने कहा हम क्यों पीछे रहें, उसने कहा 12 रुपए और 5 रुपए में नहीं बल्कि 1 रुपए की थाली में भी कोई अपना पेट भर सकता है। क्या यह गरीबी की परिभाषा हुकूमत में बैठे हुए राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जा रही है? तरह तरह की परिभाषाएं दी जा रही हैं। बहनों भाइयों, शायद सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गरीबी के दर्द को समझा नहीं है। मैं सत्ता में बैठे हुए नेताओं को कहना चाहता हूं, गरीबी यदि देखनी है तो आंकड़ों में मत देखो। गरीबी यदि देखनी है तो गरीबों की आंखों में झांक कर देखो। हिंदुस्तान की गरीबी आंकड़ों में नहीं देखी जा सकती है। आजादी हासिल हुए 65-66 वर्षों का समय गुजर गया। किसी हिंदुस्तान की किसी भी देश की गरीबी को दूर करने के लिए
बेरोजगारी को दूर करने के लिए 65-66 वर्षों में जिस राजनीतिक पार्टी ने लगातार 50-55 वर्षों तक हुकूमत की हो, यह समय कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया के छोटे छोटे देश जिन्होंने कमोबेश उसी समय आजादी हासिल की जिस समय हम लोगों ने आजादी हासिल की, आज वह दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन 65-66 वर्षों की इस आजादी के काल में 50-52 वर्षों तक अखंड हुकूमत करने के बावजूद आज भी कांग्रेस ने गरीबी और बेरोजगारी के संकट को दूर करने की जो आजादी हासिल करते समय चुनौती थी, उस चुनौती पर भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बड़े स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं कि 6 वर्षों तक इस देश में हमने हुकूमत चलाकर भी दिखाई है। कैसे सरकार चलाई जाती है यह हमने भी दिखाया है। और 52-53 वर्षों तक की लगातार कांग्रेस की हुकूमत को भी इस देश की जनता ने देखा है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की एनडीए सरकार ने सफलता प्राप्त की है। भारत ही नहीं, दुनिया का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। देश में एक ऐसा आर्थिक माहौल, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की यूपीए सरकार जिसके प्रधानमंत्री थे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोगों ने ऐसी सरकार चलाकर देश और दुनिया को दिखाया है। और एक तो वह सरकार हम लोगों ने चलाई, सारी देश और दुनिया भी यह मानने लगी कि भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत होती जा रही है। और एक कांग्रेस ने जो लंबे समय तक हुकूमत चलाई, देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता को बट्टा लगा दिया है। एक ऐसी हुकूमत होती है। एक हुकूमत हम लोगों ने जो चलाई, मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं, संभवतः हमारे पूर्व वक्ता मित्रों में किसी ने दिया हो कि आज हिंदुस्तान में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हाईवेज कहते हैं, 80 से लेकर 2012 तक इन 32 वर्षों में जितनी यह चौड़ी चौड़ी सड़कें यानी हाईवेज बनी हैं, उनमें से 50% आधी हाईवेज यदि कभी बनी हैं तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के एनडीए सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में बनी है। यह आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि सत्ता में बैठे हुई यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। उस एफिडेविट में इस सच्चाई को स्वीकार किया है। बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए 6 वर्षों में जितने रोजगार के अवसर हमारी हुकूमत ने पैदा किया, मैं कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में किसी हुकूमत ने इतने कम समय में इतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए जितने कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 6 वर्षों के अंदर रोजगार के अवसर सृजित किए थे। 98 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए, जबकि कांग्रेस की हुकूमत ने 2004 से लेकर 2010 तक केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। देश का नौजवान भी सच्चाई को समझ सकता है। कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो हिंदुस्तान के नौजवानों को बेरोजगारी के संकट से निजात दिला सकती है। ऐसी हुकूमत इस देश में यदि बनी रही बहनों, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश यह रसातल में चला जाएगा। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे कूटनीतिक मोर्चा हो, हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे की बात, यदि भारत सरकार के मंत्री एक तरफ यह कहते हैं कि माओवाद से हम पूरी मजबूती के साथ निपटेंगे,
कुछ ही वर्षों के अंदर माओवाद का हम इसे हिंदुस्तान से सफाया कर देंगे, तो उसी पार्टी के एक बड़े नेता ये कहते हैं कि नहीं, कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यानी माओवाद जैसा संकट, आतंकवाद जैसे संकट को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, यह सरकार उस गंभीरता पूर्वक उस संकट को नहीं ले पा रही है। देश में यह संकट गहराता जा रहा है। बटाला हाउस का कांड हुआ, इनकाउंटर हुआ, और भारत सरकार के गृह मंत्री की देखरेख में, उनकी निगरानी में इनकाउंटर हुआ। फिर भी कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते रहे यह फेक इनकाउंटर था, यह फर्जी इनकाउंटर था। यहां तक कि भारत सरकार के एक मंत्री ने कह दिया इनकाउंटर की यह जो खबर जब हमारी अध्यक्षा ने सुनी तो अध्यक्षा के आंखों में आंसू आ गए। आज अदालत ने कह दिया है कि बटाला हाउस का जो इनकाउंटर था वह फर्जी इनकाउंटर नहीं था, बल्कि वह सही इनकाउंटर था। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अनाप शनाप की बयानबाजी इन लोगों के द्वारा केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए की जा रही है। अभी अभी आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान सुना होगा कि इंडियन मुजाहिदीन का जन्म कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि 2002 में जब गुजरात का दंगा हुआ तो गुजरात के दंगे के बाद इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ है। जिन्हें यदि इंडियन मुजाहिदीन की जन्म कुंडली और हारोस्कोप देखना है तो उस नेताजी से मिल लें कि इंडियन मुजाहिदीन का जन्म कब हुआ है। क्या तमाशा हो रहा है। माने यह नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे संकट को, जैसी चुनौतियों को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, जिस मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए, यह सरकार उतनी मजबूती के साथ इसका मुकाबला करने की नीयत नहीं रखती है। क्या केवल यह सरकार चाहती है चाहे जैसे भी हो हमारी सरकार बननी चाहिए और हमारी सरकार चलनी चाहिए? जबकि बहनों, यह मानकर चलना है आप सब, हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि राजनीति समाज बनाने के लिए करती है और देश बनाने के लिए राजनीति करती है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं और आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। सचमुच मुझे अब पक्का भरोसा है, विश्वास है कि जिस संकल्प को आपने लिया है, इस संकल्प के साथ आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी को आपका संदेश आप सभी बहनों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और आज सारे देश में जैसा माहौल बना हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं अमेरिका से वापस लौटा हूं, मैंने देखा कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह माहौल केवल हिंदुस्तान में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि अमेरिका में भी जो एनआरआईज रहते हैं, जो भारतवासी रहते हैं, उनके अंदर भी हमसे कहीं ज्यादा उमंग और उत्साह देखने को मिला। उनकी भी यही मंशा है कि चाहे जैसे भी हो अब हिंदुस्तान की सत्ता बदलनी चाहिए और सत्ता यदि बननी चाहिए तो वह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बननी चाहिए। और मैं तो सचमुच इस कार्यक्रम के लिए इसकी अध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते ही जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मुझे यह भी जानकारी इन्होंने दिया था कि आगे भी शायद नवंबर या कब किसी महीने में, फरवरी महीने में कई हजार महिलाओं का कार्यक्रम होने वाला है दिल्ली में। और मैं तो कहूंगा दिल्ली में जो कार्यक्रम होगा सो होगा, उसमें तो आप सब शिरकत करें ही, लेकिन सबसे बड़ी आज की यह आवश्यकता है कि आप सब गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का अलख जगाएं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। यही निवेदन करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि 11 बजे से आप सभी बहनें बैठी हैं, काफी थक गई होंगी, इसलिए लंबा भाषण करने का भी कोई औचित्य नहीं है।